बहुत सारे बहुजन एक्टिविस्ट और खासतौर से दलित एक्टिविस्टों की मैं बात करूं, उनकी कहीं ना कहीं पहली पसंद कांग्रेस बनती जा रही है। रतन लाल जी कांग्रेस में चले गए, रविकांत कांग्रेस में चले गए, राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में चले गए, राहुल गांधी जो है वो 1585 की बात कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पहली पसंद बन रही है? देखिए, आर्टिकल 326 में राइट टू वोट है। आदमी को राइट टू वोट मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिला हुआ है। कोई आदमी किसी भी पार्टी में जा सकता है और इस पर कोई टिप्पणी किसी को भी करने का अधिकार नहीं है, जिसको जहां अच्छा लगता है। और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। लोग तो कह रहे हैं रतन लाल जो है वो दरिजन हो गए, हरिजन हो गए, गांधी के हरिजन हो गए। देखिए, ये षड्यंत्र होता है सोशल मीडिया पर कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो लोग बाग उसके ऊपर लाछन लगाते हैं। हम लोग छोटे थे लेकिन समझदार थे। जब मान्यवर काशीराम जी ने मिशन शुरू किया था तो उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे, बहुत इल्ज़ाम लगे थे। हर पार्टी को ये माना जाता शुरू में कि वो वोट कटवा पार्टी है। देखिए, लोकतंत्र में पार्टी बनाने का भी, नई पार्टी ज्वाइन करने का भी, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का भी लोगों को अधिकार है। उस अधिकार से जलन क्यों है? और अगर किसी को जलन है तो वो अपनी पार्टियों में सुधार करें, अपनी पार्टियों में अट्रैक्शन बढ़ाएं, अपनी पार्टियों में हिस्सेदारी बढ़ाएं, अपने संगठन में हिस्सेदारी बढ़ाएं। हम तो साफ खुला कहते हैं कि देखिए, वहाँ पर जाइए जहाँ आपको संगठन में जगह मिले, आपकी हिस्सेदारी मिले आपकी संख्या के अनुसार। जहाँ पर मंत्रिमंडल में, अगर सरकार है तो मंत्रिमंडल में जगह मिले, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आपको जगह मिले। अगर आपको हिस्सेदारी कहीं मिलती है या किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको लगता है कि यहाँ हमें सबसे ज़्यादा न्याय मिलेगा, तो उसका मैनिफेस्टो कंपेयर कीजिए और वहाँ जाइए। एक सवाल और ले लेते हैं चलते चलते कि राहुल गांधी ने कहा कि हम नई कांग्रेस बना रहे हैं, ये बापू और अंबेडकर के विचारों की कांग्रेस। सब मंच पर नारा लगता है जय बापू जय भीम। तो राहुल गांधी जैसे नेता पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, कोई भी नेता जो अंबेडकरवाद के प्रति रुझान है तो निश्चित रूप से उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि अंबेडकरवाद इस देश का सॉल्यूशन है, जिसमें न सिर्फ स्वच्छकार समाज के व्यक्ति के लिए जगह है, माइनॉरिटी का भी उसमें स्थान पूरा है, वही स्थान है, और जो इस देश का सवर्ण है उसका भी स्थान उतना ही है। इसमें परशुराम चित्रवादी प्रोफेसर थे एक प्रयागराज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा था कि जब मनु ने संविधान बनाया तो बाबा साहब के पुरखों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो मनु के बच्चों के लिए उतनी ही जगह छोड़ी है बाबा साहब ने जितनी जगह अपने बच्चों के लिए छोड़ी है। तो अंबेडकरवाद इस देश के लिए सॉल्यूशन है और इस बात को लोग समझ रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी इस बात को सिद्ध करती है कि हम एक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के ऊपर, तो निश्चित रूप से उनका विश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर पर, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आज बहुजन समाज की बहुत सारे राजनीतिक दल एक मंच पर आकर के एक मत में, एक सुर में सुर मिला रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्तमान में जो सरकार भारत में रूल कर रही है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हल्ला बोल जो है वो कर रहे हैं। मेरे साथ पूर्व IPS अधिकारी BP अशोक साहब हैं और पहली बार सामाजिक मंच पर, राजनीतिक मंच पर वो रिटायर होने के बाद में आए। सर, कैसा लग रहा है सार्वजनिक जीवन में? नहीं, मैं तो 6 महीने से लगातार, अगले दिन से ही राजनीतिक मंच पर हूँ लगातार, और यूपी में लोक मोर्चा के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली का कार्यक्रम था तो जंतर मंतर पर पहले बहुत बार आए हैं, लेकिन राजनेता की तरफ से अब आए हैं। राजनेता की तरफ से अब आए हैं। वर्तमान में जो भारत में राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से हिंदुत्व की लहर, जिस प्रकार से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एक अच्छे ऑथर भी हैं। देखिए, भारतीय संविधान ने स्पष्ट कर रखा है, आर्टिकल 25 से शुरू होकर के लगातार ये स्पष्ट किया गया है कि इस देश में कभी भी धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं बनेगा और अपने अपने धर्म की सभी लोगों को आज़ादी है। तो निश्चित रूप से ऐसा षड्यंत्र ना तो कामयाब होगा, ना कामयाब होने दिया जाएगा। इसमें 90% जनता किसी भी तरह से ऐसे किसी भी विचार का साथ नहीं देगी। आप कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी विचार का साथ नहीं देगी, लेकिन जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में समता, बंधुता, न्याय, उपासना की आज़ादी दी थी, वहीं आज इस प्रकार का नारे लग रहे हैं कि भारत को अखंड भारत बनाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को जो आगे बढ़ाने वाली पार्टियाँ थी वो मुँह में दही जमा करके बैठी, खामोशी के साथ बैठी। देखिए, बहुत सी पार्टियाँ या तो उनका कोई अपना स्वार्थ होगा इसलिए चुप बैठी हैं, या कोई भय होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो बहुजन समाज का नागरिक है, व्यक्ति है, वो इतना निर्भीक है कि वो सड़कों आने के लिए तैयार है, गलियों से निकलने के लिए तैयार है, और पूरी तरह से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको एक्सपोज करने के लिए तैयार हो गया है। और किसी भी तरह से ऐसा कोई भी स्वप्न साकार नहीं होगा। ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। धर्म के ऊपर भारत कभी भी नहीं बनेगा, और जो राष्ट्र धर्म के ऊपर राष्ट्र बने थे वो कभी सफल नहीं हुए।
अगर आपको राष्ट्रवाद लेकर के आना है तो राष्ट्रवाद लेके तब आएगा ना जब सबका हिस्सा, सबका विकास हो, उत्थान में भी पतन में भी, नौकरियों में भी, गैर सरकारी नौकरियों में भी। जब सबको लगेगा कि हमारा हिस्सा है देश के अंदर, तो लॉयल्टी अपने आप बढ़ती है। ये पूरी दुनिया के इतिहास का पूरे सबूत है इसमें। लॉयल बनाइए लोगों को, लेकिन जॉब दीजिए। युवा जो अगर लॉयल होंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रवाद बढ़ेगा। अंतर्जातीय विवाह बढ़ाइए, नौकरियां दीजिए, हिस्सा दीजिए, तो अपने आप जैसे परिवार में हिस्सा दिया जाता है ऐसे ही देश के अंदर हिस्सा दिया जाना चाहिए। और वाकई देश अपने आप में अखंड होगा, और अखंड है निश्चित रूप से। कोई ऐसा नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं कि देश को उसकी एकता से कोई खेल सके। संविधान बहुत मजबूत है, और ऐसा कोई भी सपना किसी का पूरा नहीं होने वाला जो धर्म के ऊपर देश को आप कह रहे हैं कि ऐसा सपना पूरा नहीं हो सकता जो धर्म के ऊपर देश को बांट दे। लेकिन ऐसे में जब सरकार की सह पर संविधान को बदलने की बात की जा रही हो, संविधान को जलाया जा रहा हो, संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करने की बात की जा रही हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बुद्ध कबीर, नानक, रैदास का सपना जो था, फूले का सपना जो था, वो तार तार हो रहा हो, और ऐसे में आप जैसे एक्टिविस्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां आप लोगों ने खून पसीने से सींची थी, जो आपकी राष्ट्रीय पार्टियां थी, वो दही जमा करके बैठी हैं। फिर मेरा वही सवाल है कि क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं भय काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र काम कर रहा है, और उसी में कहीं ना कहीं किसी की कमी जो होती है वो भय बन करके उभरती है। इस पर मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये जो आपका इशारा है, बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो स्पष्ट रूप से चीज़ों को नहीं कह पाते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हम अपनी जान की बाजी लगा करके भी इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को, संविधान को बचाएंगे। आप कह रहे हैं बचाएंगे, लेकिन फिर सवाल वही आता है कि वर्तमान समय में बहुजन राजनीति को आप कहाँ देख रहे हैं? बहुजन राजनीति का विकास हो रहा है। आज राष्ट्रीय स्तर के नेता ये समझ गए हैं, अन्य पार्टियों के लोग भी ये समझ गए हैं। कई नेताओं ने ऐसा वक्तव्य दिया है कि हम बहुजनों के साथ हैं। जो जागरूकता बहुजनों के बीच आनी चाहिए वो धीमे धीमे आ रही है, लेकिन आ रही है बहुत तेज़ी से। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब अखबार में बहुजन चेतना ना बढ़ रही हो, हिस्सेदारी की चेतना ना बढ़ रही हो। षड्यंत्र बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुजनों का युवा आगे आ रहा है। बहुजनों के अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ रही है। जो चेतना पहले अकेले वोट की चेतना थी, अब वो टिकट की चेतना भी बढ़ रही है। और ऐसा हुआ है 2017 में जो मनुवादियों की संख्या थी वो 2022 में कम हुई। राजनीति में जो प्रतिनिधि थे उत्तर प्रदेश की असेंबली में 2022 में 25% कम हो गए थे। आगे चल करके यही चेतना 85% ही प्रतिनिधि होंगे। आगे चल के ये सिद्ध होगा, आप देखिएगा। एक लास्ट सवाल लेते हैं कि जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े कष्ट मुसीबत से दिलवाया, इस देश के दलितों को पूजनीय बना दिया, जिनमें से बदबू आती थी, वोट का अधिकार, वो चोरी हो रहा है। और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और विपक्ष जो है बिल्कुल दो हाथ के मूड में है। देखिए, अभी भी जो वोट चोरी होती है, वोट चोरी नहीं होती, वोटों की डकैती और लूट होती है। चोरी जो है वो 5 से कम लोग जब शामिल होते हैं तब वो चोरी कहलाता है अपराध, जो BNS और IPC की धारा है। लेकिन जब 5 से ज़्यादा संस्थाएं, जब 5 और 5 से ज़्यादा संस्थाएं शामिल हों तो वो डकैती कहलाती है, लूट कहलाती है। तो ये ऐसा नहीं है। हमने इसमें रिसर्च किया और करीब 22 स्टेप्स पर धीमे धीमे करके हर जगह वोटों को की लूट की जाती है। चाहे वो पुलिस की ड्यूटी लगाने को लेकर के हो, चाहे वो ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के हो। जब भी इलेक्शन होता है उससे 1 साल पहले प्रक्रिया शुरू होती है निर्वाचन की, वोटर लिस्ट बननी शुरू होती है। न सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम हटाना और जोड़ना होता है, दूसरी चीज़ वहाँ कौन ऑफिसर तैनात रहेंगे, कौन सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, इस बात का ध्यान रख कर के किया जाता है कि कौन सत्ता को लाभान्वित करेगा, कौन हमारे पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने में, बेईमानी करने में कौन ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इस तरह की ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ तक कि जो कैटेगरी कैप्चरिंग की जाती है, आपने देखा होगा आगरा की जो सीट है रिजर्व सीट है। कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये। आगरा की सीट रिजर्व सीट है, लेकिन वहाँ पर अनरिजर्व्ड कम्युनिटी का व्यक्ति को खड़ा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। उससे पहले वो टूंडला से विधायक रहे और कितनी सारी संस्थाएं मिल गईं। लोग कोर्ट गए, कोर्ट से भी जो काम आधे घंटे में डिसाइड हो सकता है, आधे घंटे में डिसाइड हो सकता है, वो 8-9 साल से डिसाइड ही नहीं हो पाया कि आगरा की जो रिजर्व सीट है वो कैटेगरी ही कैप्चरिंग हो गई। मतलब SC की बजाय रामशंकर कठेरिया वहाँ पे सांसद रहे। नहीं, वो SC की सीट है। लेकिन सांसद रामशंकर कठेरिया बने ना, शायद बघेल साहब है ना, बघेल साहब है ना। बघेल साहब के पास शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में सब पूरे देश को जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है। और इस पर निर्णय आधा घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आधे घंटे में निर्णय नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्णय होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी समावेशी नहीं है। उसके अंदर ओबीसी का, एससी का पूरी तरह से जो समावेशी होना चाहिए था उसमें मेंबर्स नहीं हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 11 लोग हों, जिसमें 1 एसटी हो, 2 एससी, 5 ओबीसी और 2 माइनॉरिटी के लोग हों, 1 सामान्य हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी मेजॉरिटी से निर्णय लेगा वो निर्णय मान्य होगा और कम से कम घातक होगा लोकतंत्र के लिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी अगर 11 लोग हो गए, 11 सदस्य हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर 5 ओबीसी बैठते हैं, 2 एससी बैठते हैं, 1 एसटी बैठते हैं और 1 सामान्य, 2 माइनॉरिटी बैठते हैं, तो जो संविधान पीठ का निर्णय होगा वो संविधान को बचाने वाला होगा। निश्चित रूप से कॉलेजियम तो हटना चाहिए, लेकिन जब भी संविधान पीठ बने वो 11 सदस्यीय हो। संविधान पीठ के ऊपर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को बचाएं और संविधान को बचाएं, जो कि इस समय नहीं हो रहा। इसीलिए वोटों की जो डकैती हो रही है और जो नेताओं को जो कागज़ नहीं दिए जा रहे, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा था वो नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे यही है। कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि हमको डाटा देने को कोई मजबूर नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मिली भगत कई सारी संस्थाओं के बीच में है और उसकी वजह से लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। SIR पर स्टे हो जाना चाहिए था बहुत पहले, जो नहीं हुआ। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे उनका कोई सीधे मतलब नहीं था। मैं रिटायर्ड IPS अधिकारी हूँ, मेरे फादर रिटायर्ड IG हैं। हम लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो गाँव में जन्म हुआ था, तो हम तो वोट देने का अधिकार ही देगा। और हमारे 99% लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो वो कहाँ से लाएंगे आवास का? झोंपड़ी का नंबर नहीं होता, तो उनका वोट देने का अधिकार अगर छीनने का षड्यंत्र है तो हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। पूरी तरह से विरोध करते हैं। आप पूर्व IPS VP अशोक साहब हैं और चर्चित चेहरा सोशल मीडिया पर। आज जंतर मंतर पर आए थे तो हमने भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत सारे सवाल उनसे पूछे, बहुजनों के भविष्य को ध्यान में रख करके, राजनीतिक भी और सामाजिक भी और धार्मिक भी। आप पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया में कॉमेंट सेक्शन में बताइए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।